हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले गुजारिश आप सबसे, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वो विषय है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर पड़ती हुई बहुत सारी रेड्स और आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने वक्तव्यों के द्वारा जिसे कहते हैं कि रिटेलिएट करना। दरअसल कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस समय उनकी एक मेजर चुनौती के रूप में उभर रही है। चुनौती इसलिए कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शायद उससे थोड़ा बेहतर ढंग से। जब देशभक्ति का एजेंडा उठाने की बात होती है तो आम आदमी पार्टी मोदी और शाह के कंबाइन से 2 कदम आगे निकल जाती है। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो वहां भी केजरीवाल साहब की पार्टी थोड़ी सी 2 कदम आगे नजर आती है। इसके अलावा जहां तक ईमानदारी की बात है तो वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे आ, कट्टर ईमानदारी का, जैसे कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा हुआ था कि शायद टेंडर उन्होंने भरा हुआ है, लेकिन सामने एक और दल है और पार्टी है जो अपने आप को सुपर कट्टर ईमानदार समझती है। और एक और मुद्दा है जहां पर क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब भारी पड़ते नजर आते हैं, वो है शिक्षा का क्षेत्र। जहां केजरीवाल साहब खुद जो है, एक किस्म से देखा जाए तो खुद आईआईटीएन है और रेप्यूटेड नेम है, सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। और एक खास मुद्दा जो निकला कि उनके जो आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में आए हैं, और ये सबको पता है कि वो जो आर्टिकल्स थे इंटरनेशनल एडिशन में आए हैं, न्यूयॉर्क एडिशन में नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे अखबारों के बहुत सारे एडिशन आजकल निकलते हैं। भारत में भी अखबारों के बहुत सारे एडिशन निकलते हैं, अलग अलग शहरों के भी निकलते हैं, लेकिन खलीज टाइम्स में उनका वो आर्टिकल आया। और कुछ नेताओं ने अपनी अज्ञानतावश ये कहना शुरू किया कि 2 आर्टिकल में शब्द बाय शब्द, फोटोग्राफ भी फोटोग्राफ आर्टिकल कैसे आ सकता है। तो कभी कभी समझ पर भी थोड़ा सा हंसी भी आती है कि आज की दुनिया में इतने इतने बड़े आर्टिकल चलाने वाले, उन्हें ये नहीं पता कि एक आर्टिकल दुनिया के 100 न्यूज़पेपर के अंदर आराम से पब्लिश हो सकता है विद वर्ड टू वर्ड, फोटोग्राफ टू फोटोग्राफ। वो उनके अरेंजमेंट रहते हैं अखबारों के साथ में या एजेंसीज के साथ में रहते हैं। इसमें कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है, पर समझाए कौन जब इंसान समझना ही ना शुरू हो। और आज इनकी जोड़ी सिसोदिया और केजरीवाल की अहमदाबाद में है, जहां पे काफी उन्होंने घोषणाएं की हैं, नौकरी वगैरह देने की, बिजली पानी की भी की हैं। दरअसल ये टकराव है इस समय दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल का, और जिस ढंग से दिल्ली मॉडल को पेश किया जा रहा है वो गुजरात मॉडल के ऊपर शायद कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भारी पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही विशिष्ट पैनल। मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। आलोक भदौरिया जी, स्वागत है सर आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र सेंगर जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सईद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है। धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, खासतौर से न्यूज टाइम में, तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। सबसे पहले मैं आऊंगा वीरेंद्र सेंगर जी आपके पास। आप लंबे समय बाद जुड़े हैं हमारे साथ में, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाए। सेंगर साहब, जो हो रहा है, जो घट रहा है, वो आपके सामने है। जरा इसके ऊपर थोड़ी सी एक नजर डालिए और बताइए हमारे दर्शक मित्रों को अल्टीमेटली ये सारा का सारा मामला क्या चल रहा है, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी। दिनेश जी, जो आपके साथ हुआ है ये कोई सरकार का नया तरीका नहीं है। पहले तो कांग्रेस के खिलाफ ही मुहिम चल रही है जो चल रही है, लेकिन चूंकि गुजरात का चुनाव है और वहां जिस तरह से केजरीवाल और उनकी टीम ने पहल की है और जिस तरह से ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, सपने दिखाते हैं, उसी मॉडल को और बेहतर ढंग से केजरीवाल ने रखा है। तो जाहिर है इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई है
और ये उस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है शुरुआत में तो ये लोग खुश थे कि शायद वो कांग्रेस के वोट बैंक पे बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि जिस तरह से इनके दौरे हुए पिछले दिनों केजरीवाल के ही 5 दौरे हो गए, शायद आज भी वो दौरे पे निकले हुए हैं मनीष सिसोदिया के साथ, और उन्होंने कि मुफ्त शिक्षा और जो मुफ्त योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी मॉडल को पीछे कर दिया है। तो अब उनको खतरा लग रहा है कि वो तो प्रश्रय दे रहे थे कि ये कांग्रेस का नुकसान करेगा, अब कहीं ना कहीं खतरा है कि कहीं ये पंजाब की तरह वहां पर खेल ना हो जाए, क्योंकि असंतोष तो है इतने साल की जो बीजेपी की सत्ता है, जो एक तरह से आज भी वो भले मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनके इशारे पर ही सब कुछ वहां पर चलता है। तो ग्राउंड लेवल पे भले ये है कि वहां आज ही आ गए हैं लोग, तो सत्ता विरोधी वहां रुझान है, पिछली बार भी था और किसी तरह से हारते हारते हुए इन्होंने बाजी संभाली थी, और इनको लग रहा था कि कांग्रेस शायद अच्छा करे, तो कांग्रेस को पीछे करने के चक्कर में इन्होंने शुरुआत तौर पे केजरीवाल को एक तरह से प्रश्रय दिया। अब उनके कदम काफी बढ़ गए हैं, उनको रोकने के लिए ही जिस तरह से मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी पड़ी उसको भी बंद किया, पहले सत्येंद्र जैन वगैरह को बंद कर रखा है, लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि ये भी वही मोदी जी की तरह खेल खेल रहे हैं कि जो विक्टिम कार्ड केजरीवाल, और वो विक्टिम कार्ड बहुत ही खूबसूरती से खेल रहे हैं, बीजेपी की तरह बेहूदगी से नहीं खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यही सब खतरे हैं, और ये जो हो रही है छापेमारी और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इसका बड़ा फायदा केजरीवाल को न मिल जाए। जी। तो सरकार किसी तरह से इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो अब तीर छूट गया है, शायद ही ये मोदी के कमान में आ पाए। ओके जी पूरा बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने। और धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात सेंगर साहब ने कही है कि एक विक्टिम कार्ड तो खेल रहे हैं वो, लेकिन जो जमीनी हालात हैं इस समय, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके कदमों के इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी विचलित नजर आ रही है, और ये जो उनकी एक तरह से क्या क्या एंग्जाइटी जो है अब बिल्कुल जाहिर हो रही है कई सारे उनके जो कार्रवाइयां उन्होंने की हैं उसके अंदर। आपकी टिप्पणी धनंजय जी। देखिए, अब तक जो इसके पहले जो चुनाव होते रहे उसमें गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चलता रहा, जी और पिछले चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस ने बहुत कड़ी टक्कर दी और हारते हारते एक तरह से बचे जी मोदी जी। और ये हम सब जानते हैं किस तरह वो बचे, ये हम सब जानते हैं, ये दोहराने की यहाँ जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज उन्होंने ईडी सीबीआई ने सबको लगा रखा है लोगों के पीछे, अपने विरोधियों के पीछे, उस समय भी व्यापारियों के पीछे लगा रखा था, वो बाकायदा टीम लेके गए थे और उन्होंने सारा किया था। तो बीजेपी और अब एक चक्कर इसमें यह है कि बीजेपी को हराने की जो रणनीति है, जिसे लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, तो गुजरात में फिर वो सवाल उभर आएगा, मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि गुजरात में अभी जो चीफ मिनिस्टर है उनका अपनी कितनी पहचान है वो हम सब जानते हैं। लोग नाम भी नहीं जानते उनका। एग्जैक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि चलो उनका नाम भूपेंद्र जी है, भूपेंद्र भाई पटेल है ना, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो भूपेंद्र भाई पटेल इनके पहले जो थे वो भी वही थे, रूपानी साहब, उनके पहले जो बनाई गई थी वो भी थी। तो मोदी जी के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं आया है जो अपने दमखम पे स्टेट को संभाल सके। वो शैडो मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर ही रहे जो भी रहे, और उनकी मिनिस्ट्री जो है कमोबेश दिल्ली से चलती रही जी और उसमें मोटा भाई और जो है छोटा भाई या जो कहिए मोदी जी और अमित शाह दोनों उसमें शामिल रहे पूरी रणनीति। अब जो है विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा, और बंटवारा बीजेपी करना चाहती है। जी जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है चुनाव से कुछ समय पहले आप पार्टी को या केजरीवाल साहब को, उसमें एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया में, देखिए इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब जो है आने वाले समय में केजरीवाल साहब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को चुनौती देंगे, जी और मोदी के बरक्स जो है केजरीवाल साहब को राष्ट्रीय स्तर पे
खड़ा किया जा रहा है, गुजरात उसमें अहम रहेगा। अब खड़ा होते हैं या नहीं होते हैं वो देखने वाली बात है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बनारस में पिछले चुनाव में, मतलब पिछले के पिछले वाले चुनाव में वो खड़े हुए थे और किस बुरी तरह से हारे थे वो, और पूरा एकदम पूरी उनकी हवा निकल गई थी, और उन्होंने ये तय किया था आपने कि हम जो है कंसंट्रेट करते हैं पहले दिल्ली की तरफ या आसपास जो है, तो पंजाब उन्होंने निकाल लिया। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा करना जरूरी समझता हूँ, ये तो राजनीतिक बातें हैं, जो आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे के बदौलत लाइमलाइट में आई वो मुद्दा था भ्रष्टाचार, और उस मुद्दे का जो आम आदमी पार्टी का जो सबसे मेन शिकार था, मुख्य शिकार था, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, शीला दीक्षित थी। इतने साल से दूसरी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, किस कांग्रेस नेता के खिलाफ वो भ्रष्टाचार का मामला साबित कर पाए और किसको जेल के अंदर बंद करा पाए, ये एक जांच का विषय है। फिर वो बड़ा जोर शोर से लोकपाल करते थे। लोकपाल पे वो कहाँ खड़े हैं? पंजाब में आ गए हैं, चलिए दिल्ली में आधी सरकार है या कहिए आधा राज्य है, पंजाब में कर लेते कुछ। पंजाब में अब तक लोकपाल की बात नहीं हुई है, और वो शराब के कांड में फंस गए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जो है शिक्षा पे उन्होंने बढ़िया काम किया है, इसकी चर्चा हुई है अखबारों में, किस तरह से नहीं छपा उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपने रख भी दिया कि एजेंसियां ऐसा करती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 2 जगह छप गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सिसोदिया जी का मैं भी समर्थक रहा, चूंकि उन्होंने वाकई एजुकेशन पे अच्छा काम किया, एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन शिक्षा मंत्री ही वहाँ पे आप कार्य मिनिस्टर है, ये थोड़ा सा विरोधाभासी लगा मुझे। और जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है उसमें ये लगता है कि ये जिस तरह से आरोपों का बवंडर खड़ा कर करके ये सत्ता में आए या राजनीति में आए, अब उनके खिलाफ भी उस तरह के आरोप लगने लगे हैं, तो ये कट्टर ईमानदार, एक ईमानदार अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक और नया शब्द जोड़ दिया कट्टर ईमानदार। तो कट्टर ईमानदार, और आज मैंने देखा कि उनका बयान आ गया है कि मैं फाइनली जो है राजपूत हूँ। सिसोदिया साहब कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, मैं हटूंगा नहीं। तो अब फिर जातिवाद पे भी आ गए, तो कहाँ से राजनीति लेकर के चले थे और कहाँ पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात में वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को फिर जो है बहुमत के करीब बीजेपी को ये लोग पहुंचा देंगे। जी दिनेश जी। शुक्रिया आपका। मैं आऊंगा सैयद साहब आपके पास। तो धनंजय जी ने भी काफी अच्छी बात की, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंचे, फिर जातिवाद पे आ गए। पर एक बात तो सैयद साहब बिल्कुल पक्की है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को एक संभावित खतरे के रूप में तो देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा से ये बात रही है, खास तौर से मोदी सरकार में, कि कोई भी व्यक्ति जो संभावित चुनौती हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी में हो या सामने किसी विरोधी दल में हो, वो दोनों को शुरुआत में निप इन द बड, नेस्तनाबूद करने में विश्वास करते हैं। जो गडकरी के साथ अपनी पार्टी में किया, वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं तो उसमें कुछ मुझे अनहोनी नजर नहीं आती है। राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, और मोदी की टीम सब कुछ अपनाती है। इसमें कोई, मुझे लगता है, कोई अपवाद वाली स्थिति नहीं है। सैयद साहब। इसमें मैं विनोद भाई, वीरेंद्र भाई के साथ जाना चाहूंगा। जी, मैंने परसों आपके शो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केजरीवाल वहां आए और गुजरात में आके लड़े, लेकिन 3 दिनों में मेरे अपने जो वो हैं व्यूज हैं उसमें तब्दीली आई। वीरेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ। वो पहले तो यही चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो तरीका है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का उस स्कूल का तरीका है जिस स्कूल की भारतीय जनता पार्टी छात्र है। दोनों एक स्कूल के निकले हुए लोग हैं, एक ही उनकी पाठशाला है, एक ही उनका काम करने का तरीका है। बस ये है कि केजरीवाल के पास जो टीम है वो वाकई ईमानदार है। राजनीति में रहने के बाद अगर 1000, 2000, 5000, 50,000 लाख रुपए का अगर आरोप लगे और उस पर सीबीआई जांच हो, करोड़ 2 करोड़ का भी आरोप लग जाए और उस पर सिद्ध भी हो जाए, तो इसको ईमानदारी ही माना जाएगा इस दौर की राजनीति। इस दौर की राजनीति में एक बार विधायक होने के बाद आदमी के पास सब कुछ हो जाता है। जो एक जिम्मेदार, एक राजा, छोटे मोटे जो होते थे ताल्लुकदार, उनके पास होता था, एक 5 साल की विधायकी में वो आदमी वो पा लेता है। लेकिन देखने में यह आया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने खुद को साबित किया, उनकी टीम ने भी खुद को साबित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 2 मामलों में और वैट के मामले में उन्होंने जो काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और बिजली के मामले में भी उनका काम स्वागत योग्य है। उन्होंने जो एस्टीमेट कटौती
के नाम किए हैं फ्लायर्स में और तमाम तरह की योजनाओं में और तमाम विकास कार्यों में, उसकी भी प्रशंसा होती है। चूंकि हम लोग दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली बहुत करीब से देखा है, मदन लाल खुराना को भी देखा, वर्मा को भी देखा, शीला दीक्षित को भी देखा है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी देखा है। तो अंतर तो साफ दिखाई देता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात तो जैसे अभी धनंजय भाई ने कहा, तो जातिवाद में आ गए, अब नहीं आ गए। बहुत पहले आपको याद होगा केजरीवाल ने कहा था बनिया हूं, मुझे मालूम है हिसाब किताब कैसे किया जाता है। उन्होंने भी अपने बनिया होने के लिए खुद को कहा था कि मैं बनिया हूं। आज उन्होंने बताया कि क्षत्रिय हूं, डरने वाला नहीं। तो जो चुनावी मजबूरियां हैं वो उनके साथ भी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे है अरविंद केजरीवाल। दिनेश भाई, आपने अपने इंट्रो में जो बताया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तमाम चीजें, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम गांधी की तस्वीर रखी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनाने के बाद गांधी जी को कार्यालय से बड़ी खूबसूरती से उतार दिया। आप ये भी देखिएगा, ये भी कितना खूबसूरत अंदाज है उनका काम करने का। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ गांधी को हर कार्यालय से उतार दिया और उसकी जगह पे भगत सिंह को ले आए। तो देखिए, ये उनका काम करने का तरीका है, और जो मैसेज देना चाहते हैं वो उसमें कामयाब है। सर, एयरपोर्ट का नाम भी रखवा दिया। मैं कह रहा हूँ, तो वो जो है उनको, वो इनसे एक कदम आगे, वो इनसे एक कदम आगे। अरविंद केजरीवाल, मैं आज आपके शो के लिए जब मैसेज आपका आया, आपने कहा केजरीवाल पे करूंगा, कभी मैं किसी शो से पहले कुछ दिमाग में कुछ रखता उगता नहीं हो, तो मैं अचानक मेरा दिमाग चला कि केजरीवाल, तो मुझे एक चीज जो समझ में आई मैं आपसे शेयर करूँ। भारतीय जनता पार्टी में मोदी ने अपने तमाम जो मोदी विरोधी हैं उनको किनारे लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी में कोई उनको नेतृत्व को चुनौती देने की हैसियत में नहीं है, न कोई चुनौती देने के बारे में सोच सकता है। उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करा लिया गया CLDS और आज तक ने, तो वो भी शिकार होने के कगार में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता मोदी नहीं बल्कि अमित शाह को छू रही थी, योगी आदित्यनाथ। तो आप ये समझिए कि वो तो, और इसी स्कूल के छात्र हैं अरविंद केजरीवाल, वो बाहर से हैं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां के ना भी प्रिंसिपल हैं, ना यहाँ मैनेजर हैं, ना वहां पे कुछ ऐसा है कि उनका नाम काट देंगे, उनके नंबर सम कर देंगे, उनकी क्या कर देंगे। पर यह है कि वो दूसरे स्कूल में है और इन्हीं का वो स्कूल भी उसी से जुड़ा हुआ है। पर इसलिए अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा से आते हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो अंदर से इनका मुकाबला कर नहीं सकते हैं, एक बाहर वाले से मुकाबला करा दिया जाए, वो भी अपने घर का बच्चा है, घर दूसरी जगह पे रह रहा है, तो क्या हुआ, नाम, परिवार और उसका काम करने का तरीका, DNA तो हमारा उनका एक ही है। तो अरविंद केजरीवाल को वहां से सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज दिनेश भाई मैं जरूर कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है ना, वो पैदा करते हैं, जो अपने क्या कहते हैं वर्कर्स पैदा करते हैं, वो वर्कर्स उनकी पार्टी के नहीं होते। दिल्ली में ऑटो वाले उनके वर्कर थे, दिल्ली में रिक्शे वाले उनके वर्कर थे, और आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है कि यहाँ गुजरात में बस कंडक्टर्स और क्या कहते हैं ड्राइवर्स बहुत परेशान है, उनकी तनख्वाह पूरी नहीं है। बिल्कुल। और आपसे मैं कहूंगा, बस में चलने वाली सवारी से कहिए कि झाड़ू पे मोहर लगाओ, केजरीवाल को लाओ, आपको मैं सब कुछ दूंगा। उन्होंने कहा भाई सैनिकों को तो आप 1 करोड़ रुपए तैयार हो गए जब हमने यहाँ पे आके मांग की, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाइयों ने क्या किया है? तो पुलिस वालों ने कहा आप कहिए कि आप झाड़ू लगाइए, और आप तो अरविंद केजरीवाल का वर्कर वो होता है जिसकी वो नस पकड़ते हैं। उन्होंने अब नस पकड़ी है। 26-27 साल का वहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वहां पर हुआ कुछ नहीं है। अखबारों के माध्यम से और अपने पब्लिसिटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात मॉडल एक पेश कर दिया गया दुनिया में। गुजरात का मॉडल, गुजरात मॉडल वो मॉडल है जिसमें शराबबंदी के बाद भी सैकड़ों लोग शराब पी के मर जाते हैं। कितना खूबसूरत मॉडल है गुजरात मॉडल। एक ऐसा मॉडल है कि प्राइवेट होने के बाद एक पोर्ट पे कई हजार करोड़ की अब तक ड्रग उतर जाती है, जो कि दुनिया में ताज्जुब से देखी जाती है कि इतनी ड्रग कैसे आ गई। तो ये सब मॉडल्स हैं, उसके नफ्स को पकड़ लिया अरविंद केजरीवाल ने। बस एक डर मुझे लगता है दिनेश भाई कि अरविंद केजरीवाल ने अब जो हिट करना शुरू किया है, पहुंचना शुरू हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर्स तक पहुंच गए। कहीं अरविंद केजरीवाल ने वहां की व्यापारियों की नस को भी दबा दिया, जैसे स्कूल, शिक्षा, इन दो नसों के साथ प्राइवेट उसको पकड़ लिया इन्होंने। अगर इन्होंने कारोबारियों की नब्ज को दबा दिया, जैसा वो जिसके वो बहुत माहिर माने जाते हैं, और उन्होंने अपना बनिया कार्ड इस्तेमाल कर लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां या तो आम आदमी पार्टी स्वीप कर जाएगी, जैसे उसने दिल्ली में किया तो स्वीप किया, पंजाब में किया तो स्वीप किया, और या फिर वो कांग्रेस के लिए रास्ता हमवार कर देगी, वहां आम आदमी पार्टी
भाजपा के हितकर नहीं होगी बल्कि कांग्रेस के हितकर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है दिनेश भाई। जी। मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल, मतलब कोशिश तो ये की जा रही है कि गुजरात मॉडल के ऊपर दिल्ली मॉडल भारी पड़ जाए, और बहुत सारे एरियाज में ऐसा लग भी रहा है। खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने तो काफी हद तक एक बूस्टर प्रदान किया है, जिसको भाजपा वालों ने कहा था कि ये तो प्रायोजित स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है। लेकिन अभी क्या उनकी अज्ञानता के ऊपर मैं क्या कहूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज पे इंटरनेशनल एडिशन पे क्या कहते हैं, प्रायोजित आर्टिकल्स नहीं देता है, और खास तौर से इतना बड़ा आईटी सेल हो। जी, आप कुछ एक कह रहे थे। 5 सेकंड में बात कह दूं कि हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री गए हुए थे तो वहां पर अंजना ओम कश्यप जो थी, एक अखबार 5-6 हाथ में ले हुए सारे पेज खोल रही थी। ये वाला अखबार, ये वाला पन्ना, ये वाला पन्ना, सारे पेज खोलने के बाद अच्छा ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी की कोई खबर अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं, हो सकता है कल प्रधानमंत्री जब संबोधित करे तब खबर होगी। तो जो इतने उदास हों कि उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के रूप में जाने के बावजूद कवरेज ना मिली हो, वो इसको पेड भी बता सकते हैं, खरीदा हुआ भी बता सकते हैं, अपने द्वारा छपाया हुआ बता सकते हैं। ये उनकी हताशा है जो सामने आ रही है। जी, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के क्लैरिफिकेशन के बाद आलोक जी वो कहानी आईटी सेल की बंद भी हो गई है। और इस बीच में मैंने कल परसों एक और चर्चा भी की थी कि जहां पर जैसे वो अंजना ओम कश्यप की उन्होंने बात की है कि शशि थरूर को जो फ्रांस का नागरिक सम्मान मिला है सर्वोच्च, उसके ऊपर भी किसी ने कोई बधाई वगैरह नहीं दी। कांग्रेस वाले ने भी एक्चुअली ज्यादा बधाई नहीं दी उनको, तो बाकी की बात क्या छोड़िए। खैर, लेकिन दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल अब सड़क पर उतर आया है। आलोक जी, आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर अनम्यूट कीजिए। इसमें दो चीज है। पहले तो मैं एक आपका एक छूट कर दी मेरी, नहीं अनम्यूट है मेरा। हाँ, आवाज अब आवाज आ आई रही? आपकी। नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, अब है। हाँ तो मैं आपके प्रश्न का दो हिस्सों में जवाब दे देता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की कवरेज। एक ऐसा है कि ये हमारी जो मीडिया की नई जो चकाचौंध वाली जो खेप है, इसको शायद पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्पेशली जो अमेरिका के जो अखबार हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे की कवरेज कभी भी प्रमुखता के साथ में नहीं होती आई है। तो इसलिए अगर किसी को नहीं ये चीज मालूम है और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के अगर पन्ने पलट रहा है, तो मैं कुछ इसके एक अनुभवहीनता ही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। जी, नंबर वन ये तो हो गया। आपने अब बड़ा सवाल आ गया। रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज किया है। मैंने अज्ञानता वर्ड यूज किया है। मैं अनुभवहीनता ठीक करता हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसी कवरेज नहीं हुई है जैसे भारत के अखबारों और चैनल में कवरेज होती है। अगर आप बहुत ध्यान दें तो वो कवरेज का भी वो स्वरूप होता है कि जैसे भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए, उनको हाथ हिलाते हुए, ज्यादातर फोटोएं इसी तरीके की ज्यादा है। खैर इसको छोड़िए, ये तो खैर अपना पीआर की पूछेंगे वो। अब दूसरा सवाल यह है कि गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल। तो इसमें हमको दो चीज समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक अपने लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह बना ली थी और बाकी सारी राजनीतिक दलों से आगे निकल गई थी। लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी, अगर आप अन्ना का आंदोलन अगर आप याद करें, तो आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया की पुरोधा रही है, जी, सबसे ज्यादा आगे वो रही है। लेकिन उसका कैनवास इतना छोटा रहा था, तो इसलिए वो उस तरीके से नोटिस नहीं हो पाई और कई राज्यों में उसका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। नंबर वन। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अगर आप नंबर के हिसाब से अगर बातचीत करें तो भाजपा से आगे है आम आदमी पार्टी। इसकी एक वजह है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि वो केवल एक अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ही नहीं टिकी हुई है, उसके पास बहुत सारा ऐसा वर्ग है, ऐसा तबका है जो उसके लिए काम करता है। नंबर दो। नंबर तीन, अब अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आईआईटी के पढ़े हुए हैं, इनको कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से मालूम है, और इसको एक तरीके से कहते हैं ना कि इसको कारपेट बॉम्बिंग करने में भी ये कम नहीं है। अभी आप देख लीजिए, तिरंगा यात्रा
दिल्ली में जितने थे अरविंद केजरीवाल ने 500 से ऊपर लगा दिए, बड़े बड़े लगा दिए, ह्यूज लगा दिए। तो सवाल है धर्म और राष्ट्रवाद, इसमें आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल कतई पीछे नहीं है। नंबर 3, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में भी 2 नेता इसमें माहिर है, मतलब एक नेता माहिर है, दूसरे उसके अनुसरण करते रहते हैं। तो यही अपनी स्ट्रेटजी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, तो ये जो स्ट्रेटजी सेगमेंटाइज कर रहे हैं ये जाति से ऊपर चली जाती है। बाकी जो पार्टियां कर रही हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कमजोर आती है, वो कांग्रेस के पैटर्न पर जाती है, तो वो माइनस, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो माइनस यादव बाकी सारे धड़ों को इकट्ठा करती है, उनके नेताओं को इकट्ठा करती है। यहाँ ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो नेताओं को नहीं इकट्ठा करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हिंदुस्तान लीवर को अगर अपना शैम्पू बेचना है तो उसको मालूम है कि उसको कैसे बेचना है, रूरल में कहाँ बेचना है, कस्बे में कहाँ बेचना है, सेमी अर्बन में कहाँ बेचना है, शहरों में कहाँ बेचना है, उसको मालूम है अच्छे से कि कहाँ बेचना है। उसके एक मॉल के अंदर भी वो 2 रुपए का शैशे बेचना है और 2 रुपए का शैशे जो गली में जो नेबरहुड वाली दुकान है वहां भी बेचना है। तो अरविंद केजरीवाल उसी स्ट्रेटजी में चल रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में इनके पास कार्यकर्ताओं की एक अकूत फौज इकट्ठी हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है कि वो इन्होंने किस पे कार्रवाई नहीं की, भ्रष्टाचार तो एक ऐसा विषय है कि भ्रष्टाचार के अगर दम पे देखा जाए तो इलेक्शन का केवल एक ही रिजल्ट आया था, वो था बोफोर्स में वीपी सिंह ने जिस तरीके से मोबिलाइज कर दिया। इससे पहले बिहार में लालू जी के ऊपर भी बहुत आरोप लग गए, कुछ नहीं हुआ, वो सत्ता में मिलके आ गए थे। अब एक सवाल और है जिसका मैं जवाब आपको लगे तो अभी दे देता हूँ, फिर सेकंड राउंड के लिए। एक दूसरा ये है कि विपक्ष के नेताओं की बात हो रही है कि विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा। अब याद करिए इस समय नीतीश कुमार का नाम बहुत उछल रहा है, सारे लोग यही कह रहे हैं अब तो नीतीश मिल गया, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अब तो विपक्ष के नेता हो गए, बात खत्म। ठीक, अब याद करिए बंगाल का नतीजा आया था, अब तो ममता बनर्जी नेता हो गई, बाकी सारी बात खत्म। अब तो ममता बनर्जी जिससे लीड आ गई, सामने सामने हरा दिया, चुनाव में हरा दिया। यहाँ तो चुनाव के पीछे जो पर्दे के पीछे बिसात बिछी होती है, उस बिसात में अपने हिसाब से इन्होंने चाले चलकर अपने हराया। ममता बनर्जी ने तो सीधा हेड ऑन करके खेला होबे करके और खेल कर दिया। अब सवाल ही यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सबसे अलग है। इनकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी माहिर है, सोशल मीडिया में माहिर है, और उसमें धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी और जोड़ रखी है। और जिस तरीके से उन्होंने सिगमेंटाइज किया है, भाजपा के लिए वास्तव में मुश्किल आनी है। भाजपा अगर ये सोच रही, भाजपा को भी मालूम है कि वो जानती है कि उसको तिकोना मुकाबला गुजरात में बनाना बड़ा मुश्किल जी कहीं ऐसा नहीं पंजाब से आमने सामने हो जाए, और आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी असहज हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ी थोड़ी आवाज बीच में कट के आ रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा क्लैरिटी के साथ आ गई थी लास्ट में। अमिताभ जी मैं आपके पास आता हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। लगता है दिल्ली मॉडल तो भारी पड़ रहा है। अमिताभ जी आवाज आ रही है आपको? आ रही। और डर अब इतना सताने लगा है कि आज के बहुत सारे प्रमुख दैनिकों में, अंग्रेजी के दैनिकों में एक खबर है कि अगले 3 से 6 महीने के लिए 5 किलो फ्री अनाज की स्कीम बढ़ाई जा रही है, क्योंकि भारत में अभी भी 82 करोड़ लोग गरीबी की हालत से गुजर रहे हैं। शायद गुजरात के चुनाव तक ये स्कीम जारी रहेगी। हालांकि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि भारत के पास अनाज है ही नहीं बांटने के लिए, तो आप बांटोगे कहां से। लेकिन आज के प्रमुख कई दैनिक समाचारों में अंग्रेजी के एक प्रमुखता से खबर है कि गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इज going to extend it by 3 to 6 months so that that election passes and we can get through over it. ये भी रेवड़ी बांटने की एक्सटेंशन कल्चर चल रही है। बात करना कुछ और है और हकीकत में आना कुछ और है। दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल। अमिताभ जी देखिए दिनेश जी, बहुत सारी बातें पूर्ववर्ती सारे जितने हमारे वक्ता साथी हैं, सब बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, और कमोबेश उसमें से बहुत सारी बातें जो है अगर उनको निकाल करके जोड़ा जाए
तो तस्वीर जो है वो दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल की जो तस्वीर है वो साफ हो जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उसमें ये जो जोड़ना चाहता हूँ मैं, देखिए जिस शैली की वजह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में अचानक बढ़ी, यानी 2013 के उपरांत जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय से उनको जब देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पिच किया जाने लगा था, उस समय से जिस शैली की वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, जिस आक्रामकता की वजह से, या जो राष्ट्रवाद है जिसमें कांग्रेस पर हमला है, बहुत सारी बातें हैं। केजरीवाल वो सारी चीज़ें 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो उनका मूवमेंट था, उसमें उस सबका मुजाहिरा वो कर चुके थे। तो वो जो धूमिल हिंदी के कवि हुए हैं, उनकी एक बड़ी लंबी सी कविता है, उसकी एक लाइन है, उसमें लाइन में ये कहा है उन्होंने कि जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। जनतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो जो मदारी वाली भाषा जिसका मोदी साहब ने मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया, और लोगों को लगा कि हाँ भाई, मनमोहन सिंह के बाद एक ऐसा आदमी आया है जो कि मनमोहन सिंह तो कुछ नहीं बोलते थे, और ये बहुत बढ़िया बड़ा धारदार बोल रहे हैं कि 56 इंच की छाती है और एक के बदले में 10 सिर लाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। केजरीवाल ने उसकी झलक जो है वो 2011 में जब अन्ना आंदोलन चला था उसी समय दी थी, और जब वो दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो जो उनकी सारी स्ट्रैटेजी थी, जैसे वो बिजली के मीटर उखाड़ना, लगाना, और वो ऑटो चालकों के मुद्दे पर जो है वो चिट्ठियां भेजना भर भर करके ऑटो में, तमाम सारी चीज़ें, तो वो उन्होंने जनता को जिसको हम बोलते हैं ना कि एक स्पेक्टिकल क्रिएट करना, या एक दृश्य उपस्थित करना मीडिया में, उसकी कला में वो माहिर हैं, वो जानते हैं। और वो देखिए हम सब लोग ये बात यहाँ कह ही रहे हैं कि वो निश्चित तौर पर IIT से पढ़े हुए हैं और रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, उनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो उनको जो NGO सेक्टर है उसके जो इन आउट होते हैं वो सारी बातें पता हैं, और वो राजनीति में आने से पहले बाकायदा एक NGO में काम कर रहे थे, वो और मनीष सिसोदिया दोनों। तो वो उस समय का उनका साथ है, और उस समय से वो एक छवि निर्माण में लगे हुए थे। पहले उन्होंने कहा था कि भाई मैं इस सब राजनीति में नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि दरअसल उन्होंने मना किया था। आप देखिए कि दिल्ली में जब राज्यसभा की सीटों का मसला आया, तो जो उनकी पार्टी से जो दावेदार थे, जिनके नाम उछल रहे थे, उन तमाम लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को, यानी संजय सिंह को छोड़ करके जो बाकी 2 सीटें गई, वो ऐसे लोगों को गई जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, जबकि उनकी पार्टी में उसके दावेदार थे उस समय, आशुतोष थे, और ये कुमार विश्वास का भी नाम उछल रहा था, तमाम सारे लोग थे। उसके चलते पार्टी में बहुत सारे लोग उनसे उनकी एक क्या कहना चाहिए, उसको लेकर के उनकी छवि पर भी असर पड़ा, मीडिया में बहुत सारी बातें हुई, और हमने देखा कि किस तरह से प्रशांत भूषण से लेकर के आनंद कुमार और तमाम सारे लोग जो शुरू में जुड़े थे उनसे, वो सब कैसे कैसे अलग हुए। तो केजरीवाल का अपना एक स्टाइल रहा है, और जो मोदी से सिमिलरिटी है उनकी वो ये है कि वो भी एक लगभग उसी तानाशाही मॉडल पर, यानी केंद्रीय जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व की केंद्रीयता, उस पर काम करते हैं कि वहां पार्टी में सुप्रीमो केजरीवाल हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आज भी अगर मनीष सिसोदिया का अगर आप बयान देखें, तो उन्होंने एक तरफ केजरीवाल उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि साहब ये तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो ये जो इन दोनों का अपना एक संबंध है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जिस किस्म की राजनीति करते हैं, वो कैसे जनता में एक छवि बनाती है। एक बात तो ये है। अब जो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं गुजरात चुनाव के संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, और खास तौर से जो फ्रीबीज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, या जो अब सरकार ने जिनको रेवड़ियां कहना शुरू कर दिया है, उसको लेकर के, क्योंकि उनका केजरीवाल की जो सरकार बनी दिल्ली में, उसका मॉडल ही उसी पर है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर के उन्होंने जो एक लोकप्रियता हासिल की, और 2 टर्म विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता माननीय नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे। जबकि मोदी जी भाषण में आके कहते थे कि साहब नसीब वाला प्रधानमंत्री, अपने आप को उन्होंने नसीब वाला कहा और तमाम सारी बातें कही, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल उनके नाक के नीचे से वो दिल्ली की सीट ले गए, तो 2 बार ले गए। तो इसलिए ये बात तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन करती ही है। और ये जो सारा का सारा मामला अब जो प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, और तमाम सुप्रीम कोर्ट तक में बात पहुंच गई कि साहब मुफ्त की जो रेवड़ियां मिलती हैं इससे कितना नुकसान होता है, कैसा कैसा होता है,
तो ये सारा का सारा जो एक इसकी शुरुआत तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इससे पहले जो मनरेगा के जरिए और तमाम योजनाओं के जरिए गरीबों को लाभ देने की जो शुरुआत की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको एक बिल्कुल नया स्पिन दे दिया और उसको एक नए मुकाम पर ले गए। तो बीजेपी उससे घबराई हुई है। हालांकि बीजेपी जब खुद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो वो लाभार्थी का एक पूरा वर्ग तैयार कर देती है, और हमने देखा कैसे लाभार्थियों का वर्ग तैयार करके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता गया। तो ये एक बात है। हमको ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक जितने भी उसके प्लैंक्स हैं, यानी बहुसंख्यकवाद है, राष्ट्रवाद है और देशभक्ति है, तो भारत माता की जय का नारे केजरीवाल भी लगाते हैं। केजरीवाल साहब खुलेआम कहते हैं हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, और वो पढ़ते भी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो मीडिया सम्मेलनों में, मीडिया मंचों से पढ़ देते हैं, तो उसमें उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कहाँ मसला, कहाँ फर्क आता है। केजरीवाल जी गुजरात गए हुए हैं, इससे पहले भी लगातार वो गुजरात अभी जाते रहे, अभी हाल में भी जब से ये शुरू हुआ है किस्सा तब से जा रहे हैं। अब तो हर हफ्ते जा रहे हैं, हर हफ्ते जाते जी, हर हफ्ते जा रहे हैं। जी जी जी। बिल्किस बानो का किस्सा अभी ताजा है जनता की मेमोरी में। बिल्किस बानो का किस्सा अभी ताजा है, लेकिन क्या केजरीवाल ने बिल्किस बानो पर कोई बयान दिया है? नहीं दिया ना। हम में से किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि केजरीवाल ने कहा हो कि साहब बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना जघन्य काम किया है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है। और यही फर्क है बीजेपी, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। कांग्रेस नुकसान उठा करके अपनी छवि का, मतलब तमाम जगहों पर उसको नुकसान हो रहा है, बहुसंख्यकवाद की वजह से या अल्पसंख्यकवाद की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी जो एक नीति है उसकी वजह से भी। लेकिन उसके बावजूद उसमें कम से कम ये है नैतिकता, या उसमें ये गुर्दा है कि वो ये बात कह सकती है कि हाँ भाई बिल्किस बानो का मुद्दा, बिल्किस बानो की पीड़ा जो है उसको कोई क्यों नहीं उठा रहा है। केजरीवाल उसको नहीं छूते हैं। केजरीवाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं छूते जहां की जो बहुसंख्यकवाद का प्लैंक है, यानी जो बहुसंख्यक हिंदू है उसकी जो नाराजगी है वो उनको मोल लेनी पड़े। आप देखिए वो जहां जब अभी महाराष्ट्र में जब चल रहा था अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। हनुमान चालीसा पढ़ दी उन्होंने। ये बात अलग है कि वो मतलब वो इफ्तार वगैरह में भी जाते रहे, वो सब कुछ करते रहे। तो क्या है कि केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो कुल मिलाकर के एक जिसको हम चैनलों की भाषा में कहते हैं कि भाई इमेज बिल्डिंग का, या एक जो दृश्य उपस्थित करने वाला मामला, उसके लिहाज से बहुत बढ़िया है वो कितना। लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने इसी तरह की से धीरे धीरे करके पंजाब में अपनी सत्ता बना ली है और वो जबरदस्त स्वीप किया उन्होंने। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन जरूर करती होगी, इसीलिए उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं। और तो ये कहना, जैसे आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई मुझको तो आप तोड़ करके कहा गया था कि साहब आप आम आदमी पार्टी तोड़ करके आ जाइए, सारे सीबीआई ईडी सब आपके खिलाफ बंद हो जाएगा। तो ये जो है, ये अब सिसोदिया ने ये जो बात कही है ये बहुत दिलचस्प है। वो भले ही उन्होंने एक शोषा छोड़ा हो, मैं ये मान सकता हूं कि ये एक हो सकता है, तमाशा हो सकता है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रही है, हमने देखा है कि किस तरह से वो सरकारें गिराती रही है। महाराष्ट्र में उसने क्या किया, गोवा में उसने क्या किया, और तमाम जगहों पर वो क्या क्या करती रही है सरकारों को मतलब उखाड़ पछाड़ करने के लिए। तो इसलिए इस आरोप पर या इस बात पर आपको एक बार आदमी सोचता है कि हाँ यार हो सकता है बीजेपी ने ऐसा कहा हो। तो ये जो मसला है ये कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बेचैनी वाली बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमला हम देख रहे हैं टॉप की लीडरशिप से, यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, मैं पिछले लगभग एक हफ्ते से जब से चल रहा है, सारे मंत्री जितने अनुराग ठाकुर हों और जितने भी तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, तमाम सारे लोग जो हैं वो केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया पर हमला कर रहे हैं। तो कपिल मिश्रा जो कि उनके साथी थे, अब वो पलट करके कह रहे हैं कि साहब महाराणा प्रताप का आप नाम ले रहे हो आज, जबकि आप तो औरंगजेब की मतलब चरणों में पड़े हुए थे। तो ये जो चीज चल रही है, ये जो प्रतीकों की राजनीति चल रही है, केजरीवाल उसमें माहिर है। ये भी आप समझ लीजिए कि जो सोशल मीडिया का पूरा गेम है, केजरीवाल की पार्टी और उनके वर्कर, ये मैं आपको बता सकता हूं अपने निजी अनुभवों से, 2013 के आसपास जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था और उसके बाद जब 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ने गए सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो उस समय जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी कैंपेन करती थी, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेमा है, उसका जो IT सेल है, उसके तमाम लोग जो हैं वो बहुत बेचैन है। दूसरे चक्र में भी आता हूं, मैं आता हूं अब दूसरे चक्र में। वीरेंद्र जी आपके पास छोटा इसमें टिप्पणी रखेंगे 2 मिनट की, इससे समय की बाध्यता है तो उसको ध्यान में रखते हुए।
दरअसल केजरीवाल साहब को पता है कि दुखती रग पे हाथ कैसे रखना है और कहाँ रखना है। वो माहिर हैं इस आर्ट में, और कहीं ना कहीं वो जो वन अप मैनशिप होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उसको केजरीवाल ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं उसी की राह पर चलकर। यानी कि उन्हीं के हथियार से उन्हीं के ऊपर वार करते हैं। तो दुखती रग पे तो हाथ रखते ही है ना, और उनको मौका मिलता नहीं कि उसको उसी के हथियार से वापस मारा जा सके। वीरेंद्र सेंगर जी, छोटी टिप्पणी एक। दिनेश जी, जो पूरा प्रोसेस है और जो तौर तरीका है केजरीवाल जी का, उसमें जो हम देखते हैं, अगर मोदी जी से उनकी तुलना करें तो वो मुझे कुल मिला के पढ़े लिखे मोदी लगते हैं। वो पढ़े लिखे मोदी हैं, सोबर मोदी हैं, समझिए, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ तौर तरीके हैं। तो अब जो कि जैसे मोदी जी हैं, वो तमाम भाषणों में गलत तथ्य देते हैं, झूठ बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हो या अज्ञान बोलते हो, लेकिन कभी भी पीएमओ या उनके पार्टी के स्तर पर कभी ये नहीं किया जाता कि हाँ ये गलती हो गई या ये आंकड़ा सही नहीं था। क्योंकि केजरीवाल बहुत कॉन्शियस हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह के कभी भूल नहीं करते। मतलब वो कि झूठ को बोले और उसको उसे, तो मुझे लग रहा है कि उसी तरीके से चल रहे हैं वो, और वो किसी की परवाह नहीं करते, किसी साथी की परवाह नहीं करते कि वो अड़े आए। वो अपने अभियान में बिल्कुल वही मोदी के तौर तरीके हैं कि वही अकेले हैं और कोई नहीं पार्टी में बाद में सहयोगी होते हैं। और एक अच्छा चुनाव किया कि जैसे मोदी जी के साथ अमित शाह हैं, अमित शाह बहुत सारे काम करते हैं, उनको उनका हनुमान माना जाता है। ऐसे ही इनके हनुमान मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन जो अमित शाह हैं, परसेप्शन, जनता के परसेप्शन में उनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी रूड किस्म के नेता की है। और तमाम ये होता है कि भाई मोदी जी के लिए तमाम इधर उधर के काम सब वो करते हैं। मनीष के साथ उल्टा है। मनीष की इमेज बहुत ही साफ सुथरी और एक ईमानदार नेता थे। ऐसी में जब उस पर हमला किया, उन पर डाला गया, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोदी सरकार का दांव है बहुत कमजोर पड़ा और ये इसके उल्टे रिजल्ट होते हैं। ये इनको, केजरीवाल को इसकी सहानुभूति मिलेगी और मुझे लग रहा है कि गुजरात में इसका काफी असर होता है ये गेम चेंजर हो जाए। क्योंकि अभी अहमदाबाद से मेरी काफी लोगों से बात हुई, गांधीनगर में हुई, जो कुछ पत्रकार मित्र हैं, तो उनका कि कांग्रेस के बारे में तमाम तरह के संशय होते थे कि इनके लोगों को खरीद लिया जाएगा या ये बिक जाएंगे, सेल में लग जाते हैं, कई राज्यों में हुआ। लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसी नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि देखिए, भ्रष्टाचार का ऐसा इशू है और राजनीति तो बगैर भ्रष्टाचार के हो नहीं सकती है, लेकिन ये कम से कम भ्रष्टाचारी लोग हैं। चाहे इनके आचरण में देख लीजिए, चाहे केजरीवाल हों या इनके लोग हों या इनके मंत्री हों, कम से कम। और जहां इनकी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि ये चला कि वो जनता क्लिनिक, मैंने खुद जाके मंगोलपुरी से लेके कई जगह देखा था, वो अद्भुत प्रयोग है और लोगों की आस्था, मतलब जो गरीब लोग हैं उनमें बहुत है। और अच्छा, वहां पर इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व मुस्लिम का बंटवारे का, वो भी नहीं चल पाता। अस्पताल में मेरा भाई ILBS में था, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, तो काफी दिन था, तो मैं वहां पर काफी समय रहा, तो देखता था, 5 साल पहले की बात है, इनके लोग वॉलंटियर आते थे बाकायदे अस्पताल में और ये चेक करते थे कि जो कमजोर वर्गों के लिए जो बेड हैं वो कितने भरे हुए हैं। और वो वहां पर रोज डिस्प्ले होता था कि ICU में कितने हैं, फला जगह कितने हैं, और जगह कर रखा था। यही अपोलो से लेके सब अस्पतालों में था। तो मुझे लग रहा है कि कोई पार्टी ऐसे नहीं जिसके पास इतना जमीनी ग्राउंड हो कि जहां कार्यकर्ता बहुत समर्पित हो और काफी हद तक ईमानदार हो, समझिए। और ये तो नेटवर्क किसी के पास नहीं रह गया। तो ये केजरीवाल का तो अद्भुत प्रयोग है कि मतलब कम से कम बेईमानी में बहुत बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। तो गेम चेंजर तो वो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेंगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तौर तरीका वही है। और जो ये आरोप लगता है कि ये संघ के बी टीम है, तो मुझे भी काफी उस पर संशय है। खैर वो आज के सब्जेक्ट नहीं है, फिर कभी उस पर बात होगी। लेकिन जो केजरीवाल ने फार्मूला दिया है और मोदी के ही तौर तरीके से उनको उनकी पिटाई में जुट गए हैं, मुझे लग रहा है कि इसका बड़ा व्यापक असर होगा और उसकी जो बेचैनी है बीजेपी की, वो
वो काफी वास्तविक है और कांग्रेस को जरूर सेटबैक लगेगा, लेकिन ये होता है कि आज की तारीख में कि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाए, इस संभावना से भी इनकार नहीं करते। जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरह से ये सरकार उन पर हमले कर रही है, समझिए। अभी भी जो जानकारी मिली है, अगर सीबीआई को बहुत कुछ मिला होता तो गोदी मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया होता। तो जाहिर है कि कुछ बहुत मिला नहीं है। दस्तावेज तो ऐसी बात है, किसी को कह दो कि ये दस्तावेज मिले हैं, वो दस्तावेज मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो छापे वापे उनके यहाँ पड़ रहे हैं, ये केजरीवाल की मदद कर रहे हैं। जी जी मैं दिनेश आता हूँ धनंजय जी आपके पास छोटी टिप्पणी के लिए। सेंगर साहब ने अच्छी बात कही कि इनके पास ग्राउंड फोर्स है, कुछ ऐसी जैसी शिवसेना के पास है। नीचे सब लड़के लोग काम करते रहते हैं, बोर्ड लगाते हैं, सूचनाएं देते हैं। आप भी मुंबई में, मैं भी मुंबई में, तो हम लोग जानते हैं कैसे शिवसेना के बोर्ड पे सारी सूचनाएं वो लोग अंकित करते हैं और प्रतिदिन सुबह शाम करते रहते हैं इस मामले में। तो वो बात सही है। लेकिन एक मंत्री और भी तो है इनके जेल में पड़े हुए हैं, जैन साहब, सत्येंद्र जैन जी हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर जो इनके थे पहले, अभी शायद सिसोदिया को भी शायद अरेस्ट करने के चक्कर में हैं। और एक छोटी सी बात हुई थी कि एक लुकआउट नोटिस किया, उसको सिसोदिया ने बड़ा इशू बना दिया और बाद में सीबीआई को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ है ही नहीं ये नोटिस। तो क्योंकि लुकआउट नोटिस उनके लिए बेसिकली होता है जो देश छोड़ के भाग सकते हैं, इस बारे में उनके अनुमान होते हैं। पर कहीं ना दिनेश कहीं जी, फाइट जी एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह सिसोदिया ने, जैसे वो कहा था, एक जातिवादी कार्ड भी बहुत होशियारी से खेल दिया और उसको महाराणा प्रताप से जोड़ दिया। महाराणा प्रताप भी सिसोदिया थे, समझिए, तो उससे जोड़ दिया। तो वो जो मोदी का राष्ट्रवाद है, उससे ये बड़ा राष्ट्रवाद का खेल भी कर दिया है इन्होंने। और मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो इनके कार्ड हैं, इस तरह की जो इनके मुहिम है, ये अब मोदी जी को भी कहीं ना कहीं डराएगी। वही बात है। और तो वो धनंजय जी ये भी अपना होमवर्क करके आते हैं, इन्हें बोलना क्या है। जैसे मोदी जी की टीम, आईटी सेल की टीम होमवर्क करके आती, ऐसी इनकी टीम भी होमवर्क करके आती, क्या शब्द बोलने हैं, क्या नहीं बोलने हैं। कुमार साहब देखिए क्या है सर कि मैं अब मुंबई की बात कर दी तो मैं बताऊं, मैं सिनेमा से भी जुड़ा हुआ हूं। तो कॉर्पोरेट कंपनियां बहुत होमवर्क करती है, लेकिन जब सिनेमा हॉल के पर्दे पे जाती है वो फिल्में तो फ्लॉप हो जाती है। जी तो मैं यहाँ पे गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल की आप जो तुलना कर रहे हैं, उसको थोड़ा पंजाब को भी ऐड कर देता हूँ कि बिल्कुल। दिल्ली के बहुत आसपास पंजाब था और पंजाब में उन्होंने जीत हासिल कर ली। उसमें कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल था वो भी एक बड़ा कारण रहा और वहाँ बीजेपी तो है ही नहीं, तो जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ था और पंजाब का बड़ा सपोर्ट पहले भी रहा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि बिल्किस वाले मामले पे केजरीवाल चुप है। दिल्ली में जो आंदोलन, लंबा आंदोलन चला सीए के खिलाफ, उसमें केजरीवाल की क्या स्थिति थी वो भी हम सब ने देखा। किसानों के मामले में केजरीवाल का क्या स्टैंड रहा वो भी हम सब ने देखा। और हमने ये भी देखा कि वो लक्ष्मी पूजा जो है का लाइव टेलीकास्ट कराते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल में आप लोग कहाँ जाइएगा, जो है हम लक्ष्मी पूजा करवा रहे हैं, आप लोग इसी मंत्र के साथ घर में पूजा कर लीजिए। और दूसरा उनका बनिया कार्ड, जो आपने पहले हमारे सैयद भाई ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ। लेकिन बिहार जो गुजरात है, वहाँ केवल व्यापारी नहीं रहते। सूरत में पिछली बार भी उनको बहुत सारी सीटें मिल गई थी, जीएसटी पे बड़ा विरोध हुआ था और लगा था कि यहाँ से बीजेपी साफ हो जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि बीजेपी सारी सीटों पे जीत गई, कांग्रेस एक सीट पे नहीं जीत पाई, ये स्थिति हो गई थी। तो वो, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर है, उसके कई कारण हैं और एक महत्वपूर्ण कारण उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके पास मोदी के बरक्स कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो मोदी जी, अब मुझे लगता है कि मोदी जी अपने आप में प्रधानमंत्री के तौर पे भले वो अभी भी गुजरात में उनका स्वागत होगा शायद, लेकिन विधानसभा में उनको वो लोकप्रियता नहीं मिलने वाली है। अब केजरीवाल साहब की भी जो छवि पहले रही वो आज नहीं है। जिस तरह से पहली बार जीत करके आए, जिस तरह से दूसरी बार आए और फिर जिस तरह से अभी दाग लगा है, ठीक है आप कहें कि भ्रष्टाचार 2 रुपए का किया या भ्रष्टाचार 2 करोड़ रुपए का किया, मैं दोनों में बहुत अंतर नहीं मानता और ये बात बिल्कुल सही है, बड़ा सही कहा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि भ्रष्टाचार के बिना राजनीति आजकल चल नहीं सकती। वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या केजरीवाल की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी, क्योंकि बिना पैसा के कैसे चुनाव लड़ेंगे। और मैं सही बताऊं तो केजरीवाल से मुझे अपेक्षा थी कि ये जो है चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाएंगे और ये मिनिमम बजट में कैसे चुनाव लड़ा जाए इस पे भी अपना, चूंकि पढ़े लिखे, आपने कहा IRS रहे, वो IIT से पढ़ के आए हैं,
बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो पढ़ा लिखा वाला जो है भाव आना चाहिए था। लेकिन अब तक मेरी नज़र में जो केजरीवाल जी की छवि बनी है, वो मोदी जी जैसा कहा कि पहले जो है वाजपेयी साहब आए तो बीजेपी का चेहरा बड़ा क्लीन था। उन्होंने कहा कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा किसी को, अगर वो जो है गलत तरीके से आता है। लेकिन मोदी जी चिमटे से क्या है, मोदी जी एकदम हाथ, पाँव, दांत, मुंह सबसे छूने को तैयार है और सब जगह छू रहे हैं। तो केजरीवाल का भी चेहरा वही होते जा रहा है। तो गुजरात में मुझे दिख रहा है, चूंकि वहाँ आदिवासी भी हैं, वहाँ दलित भी है, वहाँ व्यापारी भी है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पटेल हैं, किसान हैं। सर माइग्रेंट वर्कर्स बहुत है वहाँ पे, बहुत भारी संख्या में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और माइग्रेंट वर्कर मिलियंस में है। एग्जैक्टली, और माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा जो है बिहार के, उड़ीसा के भी है सर, डायमंड इंडस्ट्री के, उड़ीसा के, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के भी हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी। लेकिन बिहार मैंने इसलिए कहा कि बिहार का एक प्रभाव वहां दिखेगा जी। और वो जो वर्कर्स हैं वो केजरीवाल के सपोर्ट में आके खड़े हो जाए, जो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ चुनाव त्रिकोणीय होगा और जिस तरह से केजरीवाल को लाइमलाइट में लाया गया है, मीडिया जिस तरह से उनको प्रेजेंट कर रहा है, और मीडिया, अब देखिए केजरीवाल जब आए थे तो बड़ा वर्ग, मीडिया का वर्ग जो है उनके साथ खड़ा था, आज भी कमोबेश खड़ा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसमें मुझे लगता है मोदी जी लाभ निकाल ले जाएंगे, सारी रणनीति उनकी यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी टिप्पणी के लिए आता हूँ सैयद कासिम साहब आपके पास, ये जंग किस दिशा की ओर जाती हुई नजर आ रही है? अल्टीमेटली अब फियर्स हो गया, अभी ये जो फाइट है फियर्स फाइट है। मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे शायद इसमें जो तीव्रता है, जो या क्या कह सकते हैं कि बातचीत के अंदर भी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, बढ़ती हुई नजर आएगी और छीटाकशी भी काफी बढ़ती नजर आएंगी। आप किस दिशा में जाते सैयद साहब इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे मोदी हैं। बस वो जुमला जो है ना, बड़ा कारामत जुमला है। लेकिन बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कलाकार तो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं ना, मल्टी रोल वाले एक्टर नहीं है। उनका रोल सेट है, एक रोल है, एक ही तरह से। जैसे अमिताभ भाई हैं, अमिताभ बच्चन थे तो एंग्री यंग मैन थे, तो वो आखिरी फिल्म तक एंग्री यंग मैन रहे। मंजिल में उन्होंने चाहा कि उसको बदल दें, तो ऐसा फ्लॉप हुई कि पहले ही दिन फ्राइडे को रिलीज हुई, फ्राइडे की रात में उतर गई। उनकी एक फिल्म ऐसी भी आई थी, मंजिल नाम था, और वो दौर था जब उनकी सारी फिल्में हिट हो गई। तो केजरीवाल ने अपना एक बहुत ही शालीन टाइप का कि मैं यहाँ आया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, आपको दूंगा, ऐसे बात करते हैं। उसमें कोई तड़क भड़क चमक ये नहीं है। पढ़े लिखे मोदी के पास स्टाइल होती है हर मामले में, कहीं ना कहीं अलग, जैसा मौका वैसी बात। आधी तो वहां की शर्ट पहनेंगे, सिंपल सी कॉमन मैन टाइप की बाहर निकली हुई। तो वो अंदाज उनका, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, मतलब आप जैसे बनने का प्रयास करते हैं। एक चीज। दूसरी, अमिताभ भाई ने जैसे बात कही, क्या कहते हैं वहां की गुजरात में, तो उसपे वो नहीं बोले। लेकिन आप देखिए दिल्ली में दंगे हुए, जहांगीरपुरी में नहीं बोले। अभी हमारे धनंजय भाई ने कहा कि क्या कहते हैं शाहीन बाग हुआ, नहीं बोले। किसान आंदोलन हुआ, पानी का टैंकर भेज दिया, ये कर दिया, लेकिन बोले नहीं। तो अरविंद केजरीवाल अपने अंदाज के से राजनीति करते हैं और वो किसी को बुरा नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं। मुस्लिम उनको दिल्ली में दबा के वोट दे देता है, जबकि मुसलमानों के लिए खड़े नहीं होते हैं। मोदी से यहाँ पे वो पढ़े लिखे वाला फायदा उठा ले जाते हैं। मोदी को मुसलमान वोट देने को तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल ले लेते हैं। तो जिन राज्यों में भी वो जाएंगे तो अपनी इस छवि की वजह से, बिल्किस पे वो बात करें न करें, लेकिन वो वहां पर मुस्लिम वोट पकड़ लेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से जो लोग फोन पे बात करेंगे लोगों में, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ी हुई है, वो अन्ना मूवमेंट के वक्त से उन्होंने एक लाइन पकड़ी। अरविंद केजरीवाल एक नई दिशा और नई दशा वाले आदमी है, और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, और इसके बहुत, मतलब आप समझिए मोदी से 2-4 कदम आगे हैं। मैंने उसी मिसाल में आपको गांधी की फोटो पूरे पंजाब स्टेट से हटवा दी उन्होंने, मुस्कुरा के हटवा दी, और कहीं कोई आंदोलन नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं, या तो कहीं कहीं अगर उसकी फोटो आ जाती है तो हम लोग उसकी तमाम चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि केजरीवाल पर अटैक, हमला, ये मैं समझता हूं कि अब होना कम हो जाएगा। आज के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, क्योंकि ये दांव उल्टा पड़ रहा है। और केजरीवाल के वोटर का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी से निकल के आ रहा है। अभी तक लगता था कि ये कांग्रेस को डेंट कर देंगे,
लेकिन केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग है, जिसमें वो नीचे तक पहुंच जाते हैं, वो अब क्या कहते हैं वहां से निकालते हैं अपने वर्कर्स के अलावा। अगर वो कामयाबी होती है तो वो स्वीप करेंगे, वरना मैं आपको फिर कह रहा हूँ दिनेश भाई, मेरा तजुर्बा, सियासत का तजुर्बा, वोटों की जो पढ़ने का, ध्रुवीकरण का, बंटवारे का जो मेरा तजुर्बा कहता है, केजरीवाल अगर बढ़ गए तो वहां कांग्रेस इनको भारतीय जनता पार्टी को रोक देगी, ऐसा मुझे ड्यू टू केजरीवाल। उल्टा है, ड्यू टू केजरीवाल भाजपा नहीं हारेगी, ड्यू टू केजरीवाल भाजपा हारेगी और कांग्रेस आ सकती है, या फिर वो स्वीप करेंगे जैसा वो करते हैं दिल्ली में, जैसा किया, जैसे पंजाब में किया। दिनेश भाई जी आलोक जी, दरअसल गुजरात बहुत बड़ा भाजपा का गढ़ है, जिसको मैं भी जो पर्सनली जानता हूं, और डाई हार्ड फैंस है मोदी जी के। वहां पे कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वोट मोदी को दे के आएंगे। ये बात मैंने देखी है। और जो उनका एक डेडिकेटेड स्ट्रेंथ है गुजरात के अंदर, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। दिल्ली में तो खैर ठीक है, अलग बात है, लोकसभा में अलग वोटिंग हो रही है और क्या कहते हैं विधानसभा में अलग वोटिंग हो रही है, लेकिन गुजरात में अगर आप रिसेंटली जो दूसरे पंचायत पोल भी हुए हैं तो सारी की सारी स्वीप किया है बीजेपी ने, शहरों की निकायों में भी और गांव के अंदर भी। तो ये जो चेंजेस आए हैं, तो इतनी जल्दी भाजपा के वोटर्स को तोड़ना आसान नहीं होगा गुजरात के अंदर। आलोक जी, छोटी टिप्पणी एक। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने जैसे अभी पिछली बार भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी है वो सिगमेंटाइज कर कर अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं। अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी एक बात बहुत अच्छी कही कि वहां पर पूर्वांचल का वोटर भी बहुत अच्छा है, बड़ी तादाद में। अब उसको दिल्ली पे ले आइए। पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छी है, लेकिन वहां भी वो सारी अरविंद केजरीवाल सीट निकाल के ले गए। तो सीट निकालना ये एक कला है, एक आर्ट है, और आर्ट के पीछे डेडिकेटेड आपकी जो फोर्स होती है, वर्क फोर्स है, वो इसके पीछे लगी रहती है। जैसा पहले भी होगा, उनके अगर डाई हार्ड फैंस है तो अरविंद केजरीवाल के भी डाई हार्ड फैन भी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े सपने नहीं दिखाए। अरविंद केजरीवाल वो बात कर रहे हैं कि जो डे टू डे में जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब डे टू डे में प्रॉब्लम क्या है? एक हम लोग अगर गुजरात का भी जो देखें तो अगर गुजरात का हेल्थ सेक्टर का भी अगर देख ले तो हेल्थ सेक्टर की बड़ी बुरी स्थिति है। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक वो सिविल अस्पताल ले रखा है, तो उसमें हुआ क्या? उसमें मौतों की संख्या भी काफी रही थी। इसी तरीके के और भी है। तो वो सरकारी तंत्र वहां पे के अंदर बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग इंडिया में वर्स्ट है, मैं आपको बता दूं, और मॉलन्यूट्रिशन महिलाओं में, और आयरन की कमी महिलाओं में इंडिया में सबसे ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल, ये तो है ही। और दूसरा, अगर फार्मर्स का अगर डिस्ट्रेस देखें तो वो भी काफी अच्छी बड़ी तादाद में है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें वो सेगमेंटाइज करके एक एक को एड्रेस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उनके जो बनारस वाले प्रयोग, जो एक असफल प्रयोग के आधार पर कुछ आगे निष्कर्ष निकालने, वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अब उनको एक सत्ता का भी अनुभव हो गया है। अब आप देखिए कि ईडी वाले मामले में, मनीष सिसोदिया वाले मामले में इस तरीके का माहौल बना दिया गया है। हालांकि ये बिहार से चालू हो गया था, बंगाल से चालू हो गया था। इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि अब अगर ईडी कोई कार्रवाई करता है तो भी ये हो गया कि अरे ईडी तो कुछ करता ही नहीं है, बस केवल हेडलाइन को तोड़ता है। तो ये जो परसेप्शन बनाना है, परसेप्शन बनाने की राजनीति में, ये मेरा मानना है कि ये मोदी जी से बहुत आगे है। मोदी जी के पास तो कॉर्पोरेट लॉबी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ी बड़ी पीआर फर्म्स हैं, शायद उनको कुछ पैसे भी दिए जाते होंगे, पीआर फर्म शायद पैसे लेती है, लेकिन इनके पास तो वॉलंटियर की फोर्स है, और वॉलंटियर्स भी ऐसे जो हो सकता है कि बिना पैसा लिए काम कर लें। आप केवल उनको ब्रॉडबैंड का पैसा देना, वो अपनी जेब से पैसा लगा करके काम कर लेंगे। तो ये जो अपनी जेब से जो फौज जो तैयार हो गई, जो अपनी जेब से पैसा लगाकर इनको स्थापित करने जा रही है और डे टू डे लाइफ जो सहूलियत करने जा रही है। अब यहाँ पर जो जैसे राइट टू सर्विस है, राइट टू सर्विस दिल्ली में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है तो शानदार है, बेहद शानदार है। जबकि इससे बहुत पहले 10 साल पहले वहां पर मध्य प्रदेश में ये सब राइट टू सर्विस कानून पास हो गया था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अरविंद केजरीवाल ने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। बड़े सपने नहीं है, लेकिन लोगों की, एक आम लोगों की, एक आम वर्ग बहुत बड़ा है। केवल पटेलों से गुजरात नहीं बनता, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
बाकी सबसे बनता है, और उन सबको ये एड्रेस कर रहे हैं। और जहां तक वो बिल्किस बानो वाला जो उठाया उन्होंने, अमिताभ जी ने बहुत सही मामला उठाया। अरविंद केजरीवाल उससे बचकर निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन लोगों को टिकट नहीं देते, उनके यहाँ टिकट भी दिया जाता है। अगर आप देखें तो उनके पास विधायक भी हैं, तो इसलिए वो बड़ी सावधानी से खेलते हैं। और जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मोदी के लिए बहुत आसान होगा। मोदी इसीलिए नंबर टू नेता विभिन्न दलों के, चाहे वो बंगाल के नंबर 2 हो, चाहे महाराष्ट्र में नंबर 2 हो, नंबर 2 नेताओं पर ये सब डोरे डाल रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, ताकि जो मुख्य नेता है वो कमजोर पड़ जाए, उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इतनी आसानी से ध्यान भटकने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चुनौती काफी बड़ी है, और कांग्रेस अपने बड़े नेता सब खोती चली जा रही है गुजरात में, इसलिए कांग्रेस का नंबर 2 में रहना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, कहीं पंजाब जैसा हश्र ना हो। बिल्कुल। अमिताभ जी, लास्ट छोटी टिप्पणी के लिए आता हूँ। गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा गढ़ नहीं है, जहां पे वो 26 में से 26 सीटों को स्वीप करके जाते हैं, और पिछले 2 दशक से ज्यादा विधानसभा के अंदर भी उनका ऑलमोस्ट प्रभुत्व बना हुआ है। कहीं कोई चैलेंज नजर नहीं आता। पिछली बार आया था थोड़ा, लेकिन इस बार वो भी सरकता नजर आ रहा है। अगर इस गढ़ में अमिताभ जी सेंध लगती है, थोड़ी बहुत भी, मैं पूरी सेंध की बात नहीं कर रहा हूं, अगर थोड़ी सेंध भी लगती है तो उसके कंपन पूरे भारत में महसूस किए जाएंगे। ये बात मैं भी मानकर चलता हूं। अमिताभ जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती है, यानी अगर सत्ता से बाहर हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी स्थिति जो है कमज़ोर होती है पिछली बार के मुकाबले, तो भी ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की वजह से कमज़ोर हो, या वो जो कांग्रेस का वहाँ पर गाँवों में असर है, क्योंकि शहरी इलाकों में अगर अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, तो गाँवों में कांग्रेस का भी अपना एक अभी वोट बैंक है, जिसने पिछली बार भी असर दिखाया था। तो पिछली बार तमाम लड़खड़ाहट के बावजूद जो है कांग्रेस जो है वो एक चुनौती देने में सफल रही थी। वो जीते भले नहीं, वो एक अलग मसला है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार उनके पास अहमद पटेल भी नहीं है वहां पर, और जो हार्दिक पटेल को उन्होंने बनाया था, वो हार्दिक पटेल भी अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, तो वहां पर वो कमजोर विकेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेचैन नजर आ रही है, उससे ये बिल्कुल साफ है कि ये गुजरात और गुजरात से बाहर का मामला है, होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए कि अभी मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में मतलब शिवसेना टूटी है, भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट होकर के वो वापस आई है, और जिस तरह से अभी बिहार में उनको वो महाराष्ट्र वाला एक तरीके से दोहराया गया, उसके बाद वो किस कदर बौखलाई हुई है बीजेपी। वो किसी ना किसी तरीके से वो जितना भी विपक्ष है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों को, जबकि बी टीम कहा जाता है बीजेपी की बहुत सारी जगहों पर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को बी टीम कहा जाता है, उसके बावजूद वो इनको भी नेस्तनाबूद करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर के ये बात तो सही है कि अरविंद केजरीवाल जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं, वीरेंद्र जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि वो पढ़े लिखे मोदी हैं, तो इस बात का एहसास तो भारतीय जनता पार्टी को भी है कि वो सारे जो पैंतरेबाजियां मोदी जी के पास हैं, वो सारे पैंतरे अरविंद केजरीवाल चलना जानते हैं, और बहुत अच्छे चलना जानते हैं। तो इसलिए और वो महत्वाकांक्षी भी हैं, अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी भी हैं, वो भी महत्वाकांक्षी हैं कि वो मतलब देश के मतलब प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। ये धीरे धीरे अब साफ होता जा रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि भाई 2024 का मुकाबला जो है वो केजरीवाल वर्सेस बीजेपी होगा। तो कांग्रेस को कॉर्नर करने का ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप मुख्य मुकाबले से कांग्रेस को साफ ही किए देना चाहते हैं, संकेतों में साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगला मुकाबला बीजेपी वर्सेस केजरीवाल होगा। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी है, या केजरीवाल का जो मीडिया मैनेजमेंट है, या केजरीवाल का जो एक पब्लिक के साथ रेपो कायम करने का जो स्टाइल है, वो सारा का सारा मिल करके बीजेपी के लिए एक परेशानी खड़ी कर सकता है। अब आप देखिए कि आज जैसे सिसोदिया ने वो महाराणा प्रताप का नाम लिया, तो उसके जवाब में कौन आया? जवाब में आए प्रवेश वर्मा जो कि साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश चुनावों की याद करें भाई साहब, इसी साल में,
तो दिल्ली में जाट महापंचायत हुई थी और परवेश वर्मा के घर पर वहां जाट महापंचायत हुई थी, जिसके वो मुजफ्फरनगर के जब वो जो पहले फेज की वोटिंग थी उससे ठीक पहले, जिसमें अमित शाह वगैरह सब लोग आए थे। तो ये जो जातिवादी समीकरण हैं, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जो हमारे जो पब्लिक है वो किस तरीके से काम करती है, उसके भीतर जाति और धर्म का मामला कैसे बैठा हुआ है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हाँ बीजेपी जो है वो सॉरी आम आदमी पार्टी जो है वो उनको कहीं ना कहीं इसमें चेकमेट कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अभी हमला कर रही है। लेकिन ये भी बात सही है कि अब देखिए वो जो गिरफ्तारी की बात आ रही थी कि साहब गिरफ्तार कर ले जाएंगे, लुकआउट नोटिस वगैरह वगैरह, वो सारा शोर कम से कम आज तो थम गया। आज तो सिसोदिया जी जो है वो गुजरात घूम रहे थे केजरीवाल के साथ में, तो आज तो उनकी गिरफ्तारी की बात कहीं आई नहीं। तो ये जो चीजें हैं सर, ये कुल मिलाकर के ये एक किस्म का एक ऐसा मीडिया वॉर है जिसमें अब आज केजरीवाल साहब का एक बयान आ गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले उनका एक बयान आया कि ये जो लड़ाई है ये महाभारत की तरह है, कि दुर्योधन के पास पूरी सेना थी, हम और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे, तो इनके पास पूरी सेना है, ईडी है, सीबीआई है वगैरह वगैरह, हमारे पास जो है जनता है। तो जनता को उन्होंने अपना नारायण, जिसको हम बोलते हैं ना कि लोकतंत्र में जो है जनता ही नारायण होती है, भगवान होती है, तो उन्होंने जनता को नारायण बना दिया है और कौरव बना दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो मेटाफर्स का खेल है वो केजरीवाल बहुत बढ़िया खेलना जानते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। तो उसमें अभी देखिए अभी तो कुछ और अभी तो और मजेदार बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों ये खेल दिलचस्प होता जा रहा है, रोचक होता जा रहा है, और अभी ये खेल शुरू हुआ है और ये साल के अंत तक जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाते, उसमें हिमाचल भी है और शायद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस भी साथ में हो जाए, लेकिन गुजरात चुनाव पर सबकी नजर रहेगी क्या होने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट के रूप में उभर रहे हैं और शायद यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का मुख्य कारण भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा। अमिताभ जी, वीरेंद्र जी, आलोक जी, धनंजय जी और सईद जी, वो अभी दोनों अभी साइन ऑफ किया है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।